हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHDE 142 की बुक जिसका नाम है राष्ट्रीय काव्यधारा, इसके फर्स्ट यूनिट पहली इकाई आधुनिक युग की भूमिका, इस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इस यूनिट की। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। उस वीडियो में हमने आधुनिक युग का महत्व इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था, ये पूरा लिया था। इस वीडियो में हम इसका लास्ट टॉपिक जो बच जाता है वो लेंगे, और बीच का मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला टॉपिक आधुनिक युग राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संदर्भ, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैंने ये अभी तक एग्जाम में जो एग्जाम हुए हैं उसमें कोई क्वेश्चन इसका नहीं देखा है। तो आधुनिक युग की मूल संवेदना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक लेंगे, और फिर इसके बाद हमारा ये जो यूनिट रहेगा ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक युग की मूल संवेदना। इससे पहले वाली जो वीडियो आई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देखिए, क्योंकि जो वीडियोस मतलब जो टॉपिक्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पूरे यूनिट के पूरा यूनिट मैं एक वीडियो में नहीं करा सकती, इसलिए अलग अलग पार्ट्स बनाती हूँ। तो आप वो वीडियो भी देखिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देखिए, नहीं तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये जो टॉपिक है हमारा है आधुनिक युग की मूल संवेदना, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आधुनिक युग क्या है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, ये मैं इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर मैं इसमें दोबारा से बताऊंगी तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, आप वो वीडियो देखिए पहले। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आधुनिक युग की अब तक पृष्ठभूमि को समझने के बाद आइए अब हम इसकी मूल संवेदना को समझें। क्योंकि इस दौर में भारत पर विदेशी शासन था, इसलिए राष्ट्रीयता और स्वाधीनता की भावना का उदय स्वाभाविक था। राष्ट्रीयता, आधुनिक युग में राष्ट्रीयता की और स्वाधीनता की भावना जो थी वो भारतीय लोगों में जागृत होने लगी थी। क्योंकि जो भारत था वो क्योंकि भारत पर विदेशियों का शासन था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो इसलिए लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। भारत की जो जनता थी वो छुटकारा चाहती थी, इसलिए उनमें स्वदेशी भावना, राष्ट्रीय भावना, स्वाधीनता की भावना जाग उठी थी, और वो लोग अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने रहना चाहते थे। तो मैंने ये जो है बुक, इसके नोट्स भी बना रखे हैं। मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाया, बुक में ही बनाए हुए हैं। जहाँ जहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है या फिर हाईलाइट कर रखा है वही इसके नोट्स हैं। हम गुलाम क्यों बने, हमारे यहाँ समाज सुधार के आंदोलनों की शुरुआत का कारण बना। मतलब लोगों के मन में सवाल उठना शुरू हो गया कि हम गुलाम क्यों बने, और इसी से समाज सुधार के जो आंदोलन थे उसकी शुरुआत हुई। बहुत सारे आंदोलन चलाए गए जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। एक और हमने अतीत की गलत रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो दूसरी ओर हमने अपनी परंपरा के श्रेष्ठ मूल्यों की रक्षा का दायित्व भी ग्रहण किया। ये नवजागरण की भावना थी। तो नवजागरण किसे कहा जाता है, ये ज्यादातर क्वेश्चन लोगों, मतलब नवजागरण क्या है ये लोगों को समझ नहीं आता है। तो नवजागरण का मतलब यही था कि लोगों ने जो अतीत था, हमारा जो अतीत था, इतिहास था, उसकी जो पुरानी गलत रूढ़ियां थी, गली सड़ी मानसिकता थी, उसको पीछे छोड़ा, उन परंपराओं से मुक्ति प्राप्त की, और साथ ही साथ जो अपनी संस्कृति थी उसके जो सर्वश्रेष्ठ मूल्य थे, अच्छी चीजें थी, उनको अपनाया, और साथ साथ जो अपने अंदर एक परिवर्तन किया, दूसरों की जो पश्चिम की जो संस्कृति थी उससे भी कुछ कुछ सीखा, तो अच्छी बातें सीखी, जो बुरी चीजें थी उनको नहीं अपनाया। तो यही हमारा नवजागरण कहलाया। आधुनिक युग में नवजागरण की शुरुआत इस तरह से हुई। अब हमारा इसका पहला पॉइंट रहेगा राष्ट्रीय स्वाधीनता। तो राष्ट्रीय स्वाधीनता जो है हमारा, ये आधुनिक युग की मूल संवेदना जो है उसका फर्स्ट टॉपिक है ये। तो इसके मैंने अलग अलग से पॉइंट बना रखे हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट है, जिसके मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। इसकी हेडिंग रहेगी राष्ट्रीय भावना का विकास। तो राष्ट्रीय भावना का विकास किस तरह से हुआ वो देखेंगे हम। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा के विरुद्ध भारतेंदु ने जिस स्वाधीन चेतना की मार्ग की थी वह उत्तरोत्तर विकसित होती गई। भारतेंदु जी जो थे उन्होंने अपनी लोगों के अंदर अपने लेखन के माध्यम से स्वाधीनता की भावना जगाई। परदेशी भाषा जो थी उसका विरोध किया, परदेशी वस्तुएं जो थी उसका भी विरोध किया, और स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन इसलिए चलाया ताकि जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता आए, वो अपने जो अपना देश है अपने देश में बनी हुई चीजों को अपनाए, ना कि दूसरों के जो बाहर से वो ला रहे हैं बनाकर। हाल ही का ऐसे बहुत सारे, अभी मैं बताऊंगी आपको, बहुत सारे ऐसे कवि रहे हैं और ऐसे लेखक भी रहे हैं जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से लोगों को अवेयर किया, जगाया।
तो हाल ही का मुसद्दस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारतेंदु जी के नाटक देश में उठती नई जातीय राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त कर रहे थे। प्रसाद के नाटकों में ये स्वाधीन चेतना मौजूद है। इसे निराला प्रेमचंद ने भी अपने साहित्य में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दे रहे थे। तो ये सारे लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, स्वाधीनता की भावना पैदा करने की कोशिश की। रविंद्रनाथ ठाकुर आधुनिक होने के प्रयत्न में इस चेतना को अनिवार्य सहयोगी माना था। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको और मतलब इतना अगर आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसका क्वेश्चन ये रहेगा, भारत में आधुनिक युग की मूल संवेदना पर प्रकाश डालें। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे इसका और पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे जो मैंने पॉइंट बताया। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसका उपनिवेशवाद, और वो मैं बता देती हूँ कहाँ से है। तो उपनिवेशवाद यहाँ से है पॉइंट ये, और यहाँ तक रहेगा। उपनिवेशवाद का मतलब ये होगा सामंतवाद की समाप्ति और पूंजीवाद के उदय के साथ ही राष्ट्र जैसी अवधारणा का उदय हुआ। मतलब जब सामंतवादी जो व्यवस्था थी, छोटे छोटे जगहों को सामंत बना लिया जाता था, साम्राज्य बना लिया जाता था, जैसे हमारे भारत के साथ भी होता, उसको गुलाम बना लिया गया था, और पूंजीवाद का उदय हुआ। तो उसी के साथ साथ लोगों को समझ में आया कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र की जो अवधारणा थी उसका उदय भी वहीं पर ही हुआ, उसी समय में हुआ था। पूंजीवाद के विकास के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। तो जब जब पूंजीवाद का विकास होना शुरू हुआ था, जब ही राष्ट्रीय आंदोलन का भी विकास होता है, क्योंकि राष्ट्र क्या है ये जो अवधारणा थी उसी समय में स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। इसी तरह भारत में आधुनिक युग के आगमन, नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन का श्रेय उपनिवेशवाद को दिया जाता है। उपनिवेशवाद वो होता है जैसे बाहर से कोई लोग आए, जैसे अंग्रेजों ने भी हमारे देश के साथ किया था, उसको अपना एक उपनिवेश बना लिया था भारत को। अंग्रेज बाहर से आए थे, यहाँ के नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की और भारत को एक उपनिवेश बना लिया। तो वही उपनिवेशवाद कहलाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का श्रेय उपनिवेशवाद को क्यों दिया जाता है? जब तक लोग उपनिवेश मतलब जो लोग थे वो गुलाम नहीं बने, हमारा जो देश था वो उपनिवेश नहीं बना, उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म सितम को नहीं सहा, तब तक उनके अंदर राष्ट्र के प्रति जो एक प्रेम होता है वो उनके अंदर नहीं जागा, और राष्ट्रीय आंदोलन भी नहीं शुरू हुआ। जब हम उपनिवेश बने, जब भारत उपनिवेश बना, तभी लोगों के अंदर जागरूकता आई, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए और फिर अपने राष्ट्र को स्वाधीनता दिलाई। तो थर्ड पॉइंट इसका रहेगा हिंदू चेतना। ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आधुनिक युग की मूल संवेदना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वाधीनता की बात हो रही है। राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना आधुनिक युग की मूल संवेदना है, पर वे आधुनिकता जैसे मूल्यबोध के लिए कभी कभी उलझन भी पैदा करती है। मतलब कभी कभार आधुनिकता जो है वो मूल्यबोध के लिए भी उलझन पैदा कर देती है। मूल संवेदना तो है ही आधुनिक युग की, लेकिन कभी कभार इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे साधन, हिंसा अहिंसा की दृष्टि से ही नहीं, अधिक बुनियादी रूप में कई बार हिंदू चेतना जैसे विचार राष्ट्रीयता की और सीमित अवधारणा को लेकर चलते हैं। जैसे कुछ जो हिंदू चेतना होती है वो कभी कभार राष्ट्रीय चेतना की ओर सीमित अवधारणा लेकर चलती है, जो अंततः धर्मावलंबियों में राष्ट्र विरोधी प्रतिक्रिया के रूप में उभरते हैं। इससे संघर्ष करते हुए हमने आधुनिक युग की चुनौतियों के अनुरूप राष्ट्रीयता की व्यापक अवधारणा विकसित की है, जिसके अपने मूल्य हैं लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभार जो हिंदू चेतना होती है उससे लोगों के अंदर वो पीछे की तरफ खींचने लगती है, सीमित अवधारणा लेकर चलती है, क्योंकि वो राष्ट्रीयता की तरफ वो सीमित अवधारणा इसलिए लेकर चलती है क्योंकि उसमें लोगों के जो विचार हैं वो सीमित हो जाते हैं। तो उससे लोगों ने आगे बढ़ा और इन सारी चुनौतियों से निपटने की कोशिश की और निपटे भी। और फिर उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य हमारे सामने आए और ये राष्ट्रीयता की एक व्यापक अवधारणा विकसित की। इस तरह से अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा नवजागरण। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको मैं बता देते हैं आपको क्या पॉइंट रहेगा इसका। नवजागरण का इसका फर्स्ट टॉपिक, या फिर हम इसको 4-5 मतलब उसी के साथ अगर लिखना ऊपर वाले के साथ तो उसके साथ हम 4-5, या फिर ये फर्स्ट रहेगा नवजागरण का हिंदुत्व का आग्रह। तो हिंदुत्व का आग्रह का मतलब ये हुआ कि 19वीं सदी के नवजागरण में हिंदुत्व के आग्रह के सभी रूप एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग जैसे कि ब्रह्म समाज या फिर विवेकानंद होगा, ये लोग मानते थे कि जो परंपरा है उसको ऐसे ही महत्व देते थे, मतलब उसका ग्रहण कर लेते थे
जो परंपरा चली आ रही थी, या फिर नई परंपराओं को भी वो अपना रहे थे। कहीं दृष्टि अधिक उदार थी। तो उसका मतलब ये हुआ। और कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ पहले की वैदिक युग की या फिर वैदिक हिंदुत्व के पोषण पर ही बल देते थे, वो सिर्फ उसी को मानते थे, जैसे कि आर्य समाज। इसका एग्जाम्पल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसका नामकरण। 19वीं शताब्दी में भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय अपने समय के सांस्कृतिक चेतना को नवजागरण कह देते थे। जो राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनका टाइम पीरियड था, उनका टाइम पीरियड में वो अपने टाइम पीरियड को नवजागरण कह देते थे। सांस्कृतिक चेतना जो उस समय में हो रही थी, तो वो उसको ही नवजागरण कहा था उन्होंने। जबकि बंकिम चंद्र 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन को सच्चे अर्थों में नवजागरण मानते हैं। तो जो नवजागरण जो नामकरण है, ये अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग जो लेखक या फिर लोग हुए, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने युग के हिसाब से रखा। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने अपने समय की नवजागरण की अपने समय की जो सांस्कृतिक चेतना थी, उसको नवजागरण कहा। ऐसे बंकिम चंद्र 15वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, उसको नवजागरण कहते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर आलोक डॉक्टर सॉरी सॉरी हिंदी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो कि भक्तिकालीन आंदोलन को लोक जागरण कहा इन्होंने, और 19वीं शताब्दी के जो जागरण शुरू हुआ था, उसको इन्होंने नवजागरण कहा। तो जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, उन्होंने भक्ति आंदोलन जो हुआ था, जिनको बंकिम चंद्र ने नवजागरण कहा था, लेकिन रामविलास शर्मा ने इसे लोक जागरण कहा, और जो 19वीं शताब्दी में जागरण शुरू हुआ, उसको नवजागरण कहा। तो इस तरह से नवजागरण नामकरण किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका रहेगा बंगाल का नवजागरण। तो बंगाल का नवजागरण ये है कि हिंदी नवजागरण की विशिष्टता बताने के लिए उन्होंने सन 1857 की राज्य क्रांति को उसका बीज माना। 1857 में जो क्रांति हुई थी, वही उसी को ये कहते हैं कि नवजागरण की शुरुआत वहीं से हुई, वही इसका बीज था। विचार के लिए ये एक संदर्भ हो सकता है पर ये एक सच्चाई है कि भारतेंदु उनके साथियों ने बंगाल के नवजागरण से ही प्रेरणा प्राप्त की थी। भारतेंदु जो थे, वो हिंदी के लेखक थे, हिंदी के कवि थे, लेकिन असल में उन्हें जो प्रेरणा मिली थी, वो इन्फ्लुएंस होते, तो वो बंगाल में जो नवजागरण शुरू हो रहा था, उन्होंने वहां से देखकर ही यहाँ पर नॉर्थ में, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में, उन्होंने अपना लेखन शुरू किया और लोगों को जगाना शुरू किया। तो मतलब असल में उन्हें प्रेरणा जो मिली थी, वो बंगाल से मिली थी, और ये बंगाल का नवजागरण है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। मतलब पहले बंगाल में नवजागरण की शुरुआत हुई थी। आधुनिक युग की बहुत सी विशेषताएं, नई संबंध भावना, नई सौंदर्य दृष्टि आदि बंगाल के नवजागरण की ही देन है। उस समय की जो जो विशेषताएं रही आधुनिक युग की, जैसे कि नई संबंध भावना आ गई, नई सौंदर्य दृष्टि हो गई, तो ये बंगाल के नवजागरण से ही प्राप्त हुई है लोगों को। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, ये फिनिश हो जाता है, और ये यूनिट भी हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, क्योंकि इससे आगे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इस यूनिट में। सो मैं नेक्स्ट यूनिट में कवर कराऊंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।